जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और अपनी ऑर्गेनिक आप एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयार कर रहे हो। जब नीट या जेई का पेपर होगा तो उसमें जो आप मेहनत कर रहे हो अभी वो दिखेगी भाई। अगर आप मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी ईमानदारी वाला आने वाला है भाई। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में और अपन डिस्कस करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें अपन को क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा अपन जनरल अगर बात करें तो ऐसा देखा जाता है यार कि ये जो अल्कोहल होते हैं आपके वो न्यूट्रल होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं आपके? न्यूट्रल होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जो आपका फिनोल होता है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। कई बार ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में कि अल्कोहल आर न्यूट्रल व्हाइल कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोल आर एसिडिक। ठीक है, तो उसका रीजन आपको धीरे धीरे पता चलेगा भाई कि अल्कोहल को मैंने न्यूट्रल क्यों कहा है और फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक क्यों कहा है भाई। ठीक है, कई बार आपको देखने को मिलेगा सर हेडिंग तो ये देख रखी हुई कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है अल्कोहल की और यहां पर तो आप बोल रहे हो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि भाई इनके कंपैरिजन में से न्यूट्रल मान सकते हैं, मतलब बहुत वीक है, बहुत वीकली एसिडिक मान सकते हैं अपन। बहुत वीकली एसिडिक है भाई अल्कोहल। ठीक है, लगभग न्यूट्रल के बराबर आप उसे मान सकते हो। अब इसकी कहानी क्या है इसे न्यूट्रल कहने के पीछे, धीरे धीरे आगे आपको पता चलता जाएगा। आप क्या करते हो यार कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपके, जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड को या आपके ऑर्गेनिक एसिड को आप कंपेयर कर लेते हो वाटर के साथ कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, उसे आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हो, तो उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते वाटर के साथ। उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में वो क्या होते हैं यार, हाईली आयनाइज्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो रहता है वो वाटर में हाईली आयनाइज्ड होते हैं, तो वो वाटर के साथ आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट लिखना है? अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसे आप वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसे आप वाटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में जो इनऑर्गेनिक एसिड रहते हैं वो हाईली आयनाइज होते हैं। इस चक्कर में आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हो वाटर के साथ। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है या कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है उसे आप किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि आप समझें कि आपके पास कोई एसिड है, कौन सा एसिड है? आपके पास कोई एसिड है, H है, ये आपके पास कोई एसिड है भाई, कोई कंपाउंड। उसे उठा के आपने क्या करा? पानी में डाला। ठीक है, अगर वीक एसिड होगा तो ये पार्शियली आयनाइज होगा। अब पार्शियली जब आयनाइज होगा तो एसिड है तो H प्लस को लूज करेगा। अब जैसे ही H प्लस को लूज करेगा वाटर इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा? यहां पर बनेगा एक तो A नेगेटिव, और वाटर जैसे ही एक्सेप्ट करेगा क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अगर आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप इक्विलिब्रियम पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव into concentration of H3O positive upon concentration of HA into concentration of water। ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आपके पास आता है जिसे आप बोलते हो क्या? कि A, जिसे का नाम होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे आप क्या बोलते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है इसे।
ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो ये खुद कांस्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट आया के। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझते हैं के की। तो जो आपका के बेसिकली वो किसके बराबर है, के आपका बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, राइट, इसके बराबर है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो कि अगर आपके के की वैल्यू ज्यादा है, अगर आपके के की वैल्यू ज्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो आपके H3O पॉजिटिव की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं भाई। अगर आपके के की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके H3O पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी। H3O पॉजिटिव मतलब उसने ज्यादा H प्लस को लूज करा होगा, क्योंकि H3O पॉजिटिव बना कब होगा, जब एसिड ने H प्लस को ज्यादा लूज करा होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ यही तो बोलते हो आपकी, कितना कोई कंपाउंड H प्लस को लूज कर पा रहा है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। अगर ज्यादा कर पा रहा है तो ज्यादा एसिडिक, और कम कर पा रहा है तो कम एसिडिक। अगर आपके के की वैल्यू ज्यादा है, अगर आपके के की वैल्यू ज्यादा है, तो एक बात साफ है कि आपका जो H पॉजिटिव लूज हुआ होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप के का लॉग लेते हैं, ठीक है, माइनस लॉग लेते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ के जो होता है, माइनस लॉग ऑफ के, इसे आप बोलते हो पी के, माइनस लॉग ऑफ के इसे बोलते हो आप पी के वैल्यू। ठीक है, आप पी के वैल्यू से आप क्या कर सकते हो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। कि ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है भाई, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के वैल्यू के। कि भाई के वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा एसिडिक होगा, और पी के वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका कम एसिडिक होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो पी के है भाई, ठीक है, पी के की अगर वैल्यू बात करोगे तो यहां से अगर आपकी वैल्यू कम होगी, अगर ये वैल्यू कम होगी आपकी, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आने वाली है। मतलब पी के वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा आने वाला है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, उनकी जो पीके वैल्यू रहती है, उनकी जो पीके वैल्यू रहती है वो लेस देन 1 होती है, ये ध्यान रखेंगे। पीके वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन 1, और वीक एसिड के लिए आप मान सकते हो कि यहां पर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, के की पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, याद रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर पीके वैल्यू लेस देन 1 है तो आपका जो एसिड है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यार, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और पीके की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है तो उसे आप बोलोगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है यार, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि भाई आपकी दो एसिड्स आपके पास गिवन है, तो आप उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से कंपेयर करते हो, के वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हो और पीके वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपकी के वैल्यू ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर आपकी पीके वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आने वाला है। कई बार आपको क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करवाएगा, आपसे बोलेगा कि भाई इनकी के वैल्यू को कंपेयर करो, इनके पीके वैल्यू को कंपेयर करो। तो समझना कि अगर पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, और के वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया भाई कि आप पीके वैल्यू या के वैल्यू किस तरह से निकालते हो। अब बात करते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की। अब आपके पास अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो उसे आप बिल्कुल देखकर, ये क्योंकि ये तो के वैल्यू गिवन होगी तब आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जब कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड गिवन होंगे तो उसे आप देखकर किस तरह से कंपेयर कर पाओगे, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा यार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिकली अगर अलग अलग कंपाउंड्स गिवन है, के वैल्यू पीके वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप किस तरह से उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया वो एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन कर सकता है यार। कॉन्सेप्ट क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि आप समझें कि आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसका नाम है HA, ये आपके पास कोई कंपाउंड है। अब अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, क्या बनाएगा A नेगेटिव, और ये आपका H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अगर आपका कोई कंपाउंड है तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये आपका कोई कंपाउंड है तो ये आपका क्या बना, एक
इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है। जैसे कि ये आपका अगर एसिड है तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, ये ध्यान रखें, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, ए नेगेटिव आपका कॉन्जुगेट बेस है। एसिड और कॉन्जुगेट बेस में आपका H एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर H पॉजिटिव है, यहां पर नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में 1 H पॉजिटिव या 1 OH नेगेटिव का डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आप समझें कि आपके पास अगर ये एसिड है, ये इसका इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कॉन्जुगेट बेस। अगर ये ज्यादा बन रहा है, ठीक है, अगर ये ज्यादा बन रहा है, एक मतलब है कि अगर ये ज्यादा बनेगा तो मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं, अगर ये कॉन्जुगेट बेस आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एसिड के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसे ज्यादा टूटना पड़ेगा, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, और जितना ज्यादा ये डिसोसिएट होगा उतना H प्लस ये लूज कर देगा, तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। समझ पा रहे हो इस क्रोनोलॉजी को? समझना कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है मतलब इसका मतलब है कि जो आपका एसिड है वो ज्यादा टूट रहा है, और जितना ज्यादा एसिड टूटेगा उतना ही तो H प्लस लूज करेगा और तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपको चलना ऐसे कि आपका अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा, अगर ज्यादा बनेगा तो ज्यादा डिसोसिएट होगा, और ज्यादा डिसोसिएट होगा तो आपका जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेसिकली आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है कि आपका अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, आपका कंपाउंड ज्यादा एसिडिक। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्जुगेट बेस आपका नेगेटिव है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव पर, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव पर। और स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आप जानते हो कि माइनस आई वाले बढ़ाएंगे और प्लस आई वाले कम करेंगे। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मतलब स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और प्लस आई वाले इफेक्ट क्या करेंगे? कम करेंगे भाई। तो आप यहां से आप ऐसा देख सकते हो कि जो भी कंपाउंड आपको गिवन है बस उसके कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी तो कंपेयर करना आता है ना। जो पहली एप्लीकेशन तुमने सीखी थी उसमें ही तो सीखा था कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट आया भाई, ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट आया है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसे अपने दिमाग में रखें। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस आपका नेगेटिव है तो उसकी स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी माइनस आई वाले क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और प्लस आई वाले कम करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आया एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब यहां पर देखो यार कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस, नीट, इनमें प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो अपन ने पढ़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का उसे अप्लाई करना सीखते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को अपन किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहां पर देखें आपके पास कुछ क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, यहां पर है HC ट्रिपल बॉन्डेड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इन तीनों की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हो? तो सबसे पहले तो इनका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। जैसे ही ये H प्लस को लूज करेगा, जैसे ही H प्लस को लूज करेगा तो आपके पास कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? आपके पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये, यहां पर C नेगेटिव। यहां पर जैसे ही H प्लस को लूज करेगा तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। जैसे ही H प्लस को लूज करेगा तो आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो ये आपके कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं। अब अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेता हूं तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है भाई।
आप इन तीनों में देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव है। अगर अलग अलग एटम है भाई, अलग अलग कार्बन एटम है, उन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब आप उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे कंपेयर करेंगे? ईएन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनकी ईएन अलग अलग है। यहां पर आपकी इसकी ईएन देखोगे भाई तो इसकी ईएन कितनी आएगी? 3.25, इसकी ईएन देखोगे 2.75 और इसकी ईएन देखोगे तो 2.5। और आप जानते हो कि ज्यादा ईएन वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ये होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो सिंपल है कि कॉन्जुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी कंपेयर करो। लेकिन यहां पर ये बनाना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या करो, कंपाउंड में ही H+ को हटा के नेगेटिव लगा दो, ज्यादा सही रहता है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फील आएगा, जैसे ही आप ये H+ को लूज करोगे यहां पर नेगेटिव आएगा, जैसे यहां से लूज करोगे यहां नेगेटिव आएगा, जैसे यहां से लूज करोगे यहां नेगेटिव आएगा। अब यहां पर आपके पास अलग अलग कंपाउंड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है और ये सक्सेनिक एसिड है, इनको कंपेयर करना है। तो यहां पर देख रहे हो ये COH है, इसका माइनस आई लगेगा, यहां पर ये COH है, इसका ही माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहां पर भी COH है, ये भी माइनस आई लग रहा है। अब कैसे कंपेयर करें सर? लेकिन यहां पर देखो डिस्टेंस अलग अलग है, यहां पर बिल्कुल पास में, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दूर हुआ, यहां पे और ज्यादा दूर हो गया, 2 कार्बन बीच में आ गया, यहां एक कार्बन, यहां एक भी कार्बन नहीं, मतलब डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्स चलता है, चाहे पॉजिटिव आई इफेक्ट हो या नेगेटिव हो भाई, ठीक है, दोनों डिस्टेंस के इनवर्स हैं। डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यहां डिस्टेंस कम है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है। तो अगर माइनस आई नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इस तरह से ही आने वाली है। सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्सैलिक एसिड, देन आपका मेलोनिक एसिड, और सबसे कम क्या होगा? सक्सेनिक एसिड, क्योंकि यहां पर जो COH है उसका जो डिस्टेंस है नेगेटिव से वो बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखें, थर्ड आपके पास आता है CH3CH2OH, CH3CH CH3OH, CH3C CH3 CH3OH। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, आप ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप यहां पर H निकालेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये निकाला, ये निकाला। अब नेगेटिव की स्टेबिलिटी आप देखोगे कि यहां पर ये जो R होगा उसका क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। अब यहां पर आपके पास कार्बन चेन का नंबर बढ़ रहा है, यहां पर आपका और नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहां पर प्लस आई और ज्यादा होगा, यहां पर प्लस आई और ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा आपके कार्बन का नंबर बनता जाएगा, सिंगल जो बॉन्डेड कार्बन होते हैं जिनका नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्लस आई बढ़ता जाएगा, मतलब प्लस आई सबसे ज्यादा यहां पे, सबसे कम ये। और नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाते हैं और प्लस वाले क्या करेंगे? कम करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल करेगा वो ये करेगा, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या कि ये भाई 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। समझ पा रहे हो? ये आपके पास ऑर्डर आया अल्कोहल का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई ये वाला 2008 में आया था यार, AIPMT 2008, AIPMT 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी 2008 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, AIPMT का क्वेश्चन है ये भी, AIPMT। पहले नीट नहीं होता था, पहले AIPMT होता, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। पहले तो स्टेट PMT भी होते थे, ठीक है, और स्टेट PMT में बहुत ज़्यादा बोनस जाते थे। ठीक है, RPMT की कहानी है बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, RPMT में बहुत ज़्यादा बोनस गए थे क्योंकि उन्होंने दिमाग लगा लिया था अपना। वो लोग करते क्या था कि जो अच्छे एग्जाम होते थे BHU AMU उनके क्वेश्चन डालते थे, ठीक है, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देते थे, और जैसे ही अपना दिमाग लगा देते थे क्वेश्चन गलत कर देते थे। ठीक है, तो स्टेट PMT का भाई बहुत लोचा होता था, कई बार तो कैंसिल करना पड़ता था एग्जाम, इतने बोनस क्वेश्चन आते थे, दोबारा एग्जाम लेना पड़ता था। ठीक है, अब यहां पर AIPMT 2008 में क्या क्वेश्चन आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा ये बताया भाई। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर COH है, तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। ये H नेगेटिव को निकाला, ये निकाला, ये H को निकाला, ये और ये आपका कॉन्जुगेट बेस तैयार भाई।
अब कॉन्जुगेट बेस में देखेंगे तो आपको यहां पर ग्रुप्स मिलेंगे कि यहां पर देखोगे NO2 है, यहाँ F3 है, यहां पर आपके पास Cl है और यहां पर आपका साइनाइड है। लेकिन यहां पर सर डिस्टेंस तो सेम है सबका कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव और ग्रुप्स के बीच में एक एक कार्बन का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर यहां पर नंबर अलग हो गया कि यहां पर 1 है, यहां पर 3 नंबर में है, यहां पर 1 नंबर में है, यहां पर 1 नंबर में, मतलब यहां पर नंबर अलग है। ठीक है, अब नंबर अलग है तो डीएनपी रूल तो आएगा भाई। अब डीएनपी रूल क्या बोलता है? सबसे पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो सबका सेम है। फिर आप क्या देखो? नंबर देखोगे तो भाई यहां पर नंबर कम है और ये पूरे क्या लगा रहे होंगे? -i लगा रहे होंगे। नंबर सबसे ज्यादा है और नंबर सबसे ज्यादा है तो यहां पर नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, -i क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और -i सबसे ज्यादा होगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा, मतलब पहले नंबर पे तो ये आ गए भाई। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, देन पावर कंपेयर करो। अब पावर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपके पास NO2 है, आपके पास Cl है और आपके पास साइनाइड है, और इनकी जब पावर देखोगे तो -i इफेक्ट के बेसिस पर आप अगर देखते हो, -i इफेक्ट के बेसिस पर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि NO2 की पावर जो रहती है वो किससे ज्यादा होती है? वो साइनाइड से ज्यादा होती है, और साइनाइड की जो पावर है वो Cl से ज्यादा होगी। तो दूसरे नंबर पर कौन आएंगे? कि ये आएंगे। तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? कि ये आएंगे। और चौथे नंबर पर कौन आएंगे? कि ये आएंगे। समझ पा रहे हो कि यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक पूछ रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक का आंसर तो ये, और कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो ये भाई। ठीक है, -i वाले नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो यहां पर -i सबसे ज्यादा, फिर उससे कम -i कहां पे मिलेगा? NO2 में, फिर उससे कम साइनाइड में, फिर उससे कम Cl में, और Cl वाला जो होगा सबसे कम एसिडिक होगा। इनमें पूछा मोस्ट एसिडिक, आंसर आ जाएगा CF3। 3 F है भाई। ठीक है, खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, विड्रॉ करने की पावर ज्यादा है, और जितना चार्ज को विड्रॉ कर लेगा उतना चार्ज को कम भी तो कर देगा, और चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक CF3COH। ठीक है, ये 2008 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये IIT में आया हुआ है, ये IIT का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, साल पता नहीं है लेकिन IIT में जरूर आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब यहां पर समझना, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कि इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है। अब यहां पर आपको अलग अलग एसिड दे के रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप यहां पर क्या करो? H को हटाओ, नेगेटिव बनाओ, H को हटाओ, नेगेटिव बनाओ, H को हटाओ, नेगेटिव बनाओ, H को हटाओ, नेगेटिव बनाओ। अब यहां पर आप देखेंगे भाई कि यहां पर आपके पास ये कार्बन चेन है और यहां पर एक Cl कनेक्टेड है। यहां पर देखें ये कार्बन चेन है, यहां पर एक Cl कनेक्टेड है, यहां पर H कनेक्टेड है और यहां पर आपका CH3 कनेक्टेड है। अब ये जो CH3 है उसका तो क्या लग रहा होगा? +i लग रहा होगा। H का क्या लग रहा होगा? 0, कुछ नहीं लग रहा होगा। यहां पर जो Cl है उसका -i, यहां पर जो Cl है उसका -i। अब इनमें अपन किस तरह से कंपेयर करेंगे? अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर जो नेगेटिव और जो Cl है भाई, Cl का क्या लग रहा है? -i लग रहा है। यहां पर जो ये जो Cl उसका भी -i लग रहा होगा। ठीक है, कि ये जो Cl है और जो नेगेटिव है उसकी दूरी बहुत कम है। अगर उसकी दूरी कम है तो ये जो नेगेटिव है -i और जो नेगेटिव है -i क्या कर रहा होगा? नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो थ्योरेटिकली जो आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर अलग आता है, थ्योरेटिकली अलग आता है और प्रैक्टिकली अलग आता है। थ्योरेटिकली आंसर देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर तो ये आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों -i लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर ये H और यहां पर क्या? ये 4 देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका चौथा, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, प्लस वाला कम कर रहा होगा, 0 वाला कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों नेगेटिव वाले बढ़ा रहे होंगे यार। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन चेन भी लग रही है, यहां पर कार्बन चेन है लेकिन ये दूरी हो गई तो ये इससे कम होगा भाई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये थ्योरेटिकल आंसर है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर अलग आता है यार। ये प्रैक्टिकली आंसर अलग है। प्रैक्टिकली आंसर देखोगे तो प्रैक्टिकली जो आंसर आता है वो कुछ अलग आता है। प्रैक्टिकली आंसर कुछ इस तरह से आता है कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है भाई वो होता है पहले नंबर का। बिल्कुल सही है, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा एसिडिक, देन आपके तीसरे नंबर पर आता है, देन आपका दूसरा नंबर, देन आपका चौथा नंबर। कि सर ये वाला जो HCOH है वो इससे ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। ठीक है, दिमाग लगाओ भाई। दिमाग क्या है कि
जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, इसका माइनस आई तो बहुत कम होगा ना यार, क्योंकि यहां तक थर्ड कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड होता है, ठीक है, तब वहां तक ही लगता है एप्लीकेबल, थर्ड कार्बन तक ही होता है। उसके बाद तो ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिकली कि ये जो H वाला है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कंपैरिजन में ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली आंसर है भाई। ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली जवाब देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ये प्रैक्टिकली। ये आंसर नहीं है, थ्योरेटिकल वाला आंसर नहीं है, प्रैक्टिकली वाला आंसर होगा, ये ध्यान रखें। इनमें से पूछे मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक में कौन जाएगा, ये चला जाएगा भाई, मोस्ट एसिडिक तो यही। लीस्ट एसिडिक ये, अब इन दोनों में कंफ्यूज है तो प्रैक्टिकली तो ये, थ्योरेटिकली ये। जो तुमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो ये, और पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसका आंसर ये आता है, क्योंकि रीजन ये दिया जाता है कि ये जो Cl है भाई उसकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई, थर्ड से भी ज्यादा हो गई, वो थर्ड से ज्यादा हो गई तो वाई इफेक्ट तो वैलिड ही नहीं रहा, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। तो यहां पर ये जो HCOH है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। ये यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चन जो आपका दिमाग खोलेगा कि बेसिकली 2010 का क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपका पेज नंबर 273 12th वाली एनसीईआरटी में है भाई ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका दिमाग खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और ये भी अपन देख लेते हैं कि भाई जो अल्कोहल होते हैं वो हमारे न्यूट्रल क्यों होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोल होते हैं उन्हें अपन एसिडिक क्यों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, कि जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है मैलिक एसिड का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, और जो आपका Ka2 होता है सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो मैलिक एसिड का होता है वो कम होता है सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ये क्वेश्चन बड़े स्टेटमेंट वाइज बनते हैं भाई, मतलब जो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहां पर इस तरह के क्वेश्चन बड़े आम होते हैं। अब इनको समझना कि भाई कि जो K1 है मैलिक एसिड का वो ज्यादा क्यों है K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, और जो K2 है मैलिक एसिड का वो कम क्यों है K2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अब पहले तो इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं कि मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है या फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, यहां पर देखोगे ये आपका COH, ये COH सेम साइड होते हैं, ये ध्यान रखें, यहां H यहां H, ये जो है आपका मैलिक एसिड है, ये आपका मैलिक एसिड है भाई, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड की बात करोगे तो यहां पर कुछ इस तरह से, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका COH, ये आपका COH, ये आपका H, ये आपका H। तो ये ध्यान रखेंगे ये बेसिकली सिस होता है, ये बेसिकली क्या होता है सिस होता है, और ये बेसिकली क्या होता है ट्रांस होता है। ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये आपका फ्यूमेरिक एसिड है। अब अगर बात करें K1 अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले H पॉजिटिव को लूज करवाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो कि जैसे ही ये H पॉजिटिव को लूज करता है, जैसे ही ये क्या करता है H पॉजिटिव को लूज करेगा, और जब ये H पॉजिटिव को लूज करेगा तो ये आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से होगा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ बनेगा COO नेगेटिव, यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर आपका H और ये आपका H, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना मैलेट आयन, ठीक है। और यहां पर आप जैसे ही H प्लस को लूज कराओगे तो आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर देखोगे ये COO नेगेटिव और ये आपका H, ये आपका COH और ये आपका H। तो ये आपका मैलेट आयन बन चुका है और ये आपका फ्यूमरेट आयन बन चुका है। अब इनको आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार जैसे ही इसने H प्लस को लूज करा, जैसे ही इसने H प्लस को लूज करा तो यहां पर जो मैलेट आयन होता है इसमें यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें ही क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये आपका K1 है, ठीक है इसका, और ये इसका K1 है, ठीक है। तो यहां पर जो K1 है भाई वो क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि K1 आप कंपेयर करते हो कि भाई ये कितना बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा बनेगा
ठीक है, उतना आसानी से वो H+ को लूज कर पाएगा, उतना ज्यादा Ka होगा। तो यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कि आपका जो मेलेट आयन है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ये मोर स्टेबल है भाई, ठीक है। और ये आपका जो बना है वो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, तो आपके के की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा आने वाली है। मतलब एक बात साफ हो गई कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां पर जो Ka1 है मैलिक एसिड का वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। अब यहां पर देखो, जब आप Ka2 की बात करोगे, तो यहां से आप क्या करोगे, H+ को लूज करवाओगे, और यहां से भी आप क्या करोगे, H+ को लूज करवाओगे। अब यहां पर देखो कि अब यहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, क्या ये आसानी से टूट जाएगा, क्या नहीं टूटेगा। और ये इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये तो आसानी से टूट सकता है, ये H+ लूज कर सकता है आसानी से। यहां पर ये H+ आसानी से लूज नहीं करेगा, और H+ आसानी से लूज नहीं करेगा तो Ka वैल्यू क्या आने वाली है, कम होने वाली है। मतलब यहां पर जब आप Ka2 कंपेयर करोगे, यहां पे जब आप Ka2 कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो Ka2 है फ्यूमेरिक एसिड का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैलिक एसिड। क्योंकि मैलिक एसिड में जैसे ही H+ लूज करा, मैलेट आयन बनाया और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। अब ये आसानी से डोनेट नहीं हो सकता, आसानी से लूज नहीं हो सकता, और आसानी से लूज नहीं होगा तो Ka वैल्यू कम आएगी। तो यहां पर आप देखोगे Ka2 जो होगा वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैलिक एसिड। तो यहां पर देखने वाली बात है कि भाई कि जो Ka1 होता है मैलिक एसिड का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि जैसे ही H+ लूज करता है मैलेट आयन बनाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और Ka2 जो है वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा एज कंपेयर टू मैलिक एसिड, क्योंकि जैसे ही H+ लूज करा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मैलेट आयन में, और ये आसानी से फिर H+ को लूज नहीं कर पाता। ये लूज कर देगा तो इसके Ka2 वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ka2 वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड। तो ये समझ आया भाई कि ये आपको फंसाएगा, ये असर्शन रीजन में आपको फंसाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो याद होना चाहिए, एक सेस होता है दूसरा ट्रांस होता है, ये ध्यान रखेंगे बस दिमाग में। अब यहां पर एक जो अपना पहला पॉइंट था कि अल्कोहल जो रहते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। किस तरह से, जैसे कि आप समझें कि आपके पास एक अल्कोहल लेता हूं मैं ये, और एक एसिड लेता हूं ये, यहां पर मैं एक एसिड ले लेता हूं ये आपका इथेनॉल है और ये आपका इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड। अब जैसे ही आप H+ को लूज करवाओगे भाई, यहां पे आपने H+ को लूज करवाया, यहां पर भी आपने H+ को लूज करवाया, तो अब पता चलेगा कि यार जैसे ही लूज करेगा ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये CH3 CH2O नेगेटिव, और यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आपको पता चलेगा यार कि ये जो अल्कोहल है वो न्यूट्रल क्यों होते हैं। अब यहां पर मुझे एक बात समझाओ कि यहां पर ये जो नेगेटिव बना है उस पर ये जो अल्काइल ग्रुप है उसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और यहां पर ये जो ये बना है इसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा भाई। और ये बेसिकली रेजोनेंस में भी चला जाएगा, आगे अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस में। मतलब इन दोनों में जब आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे ना कॉन्जुगेट बेस की, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल है, ये मोर अनस्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो ये मोर अनस्टेबल। तो ये मोर अनस्टेबल है, तो क्या ये कॉन्जुगेट बेस आसानी से बना देगा, क्या ये H+ को आसानी से लूज कर देगा, नहीं करेगा। इस रिएक्शन की पीछे जाने की जो टेंडेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करने का मतलब कि बहुत कम ये H+ आयन को लूज करेगा, क्योंकि जैसे ही H+ आयन को लूज कर रहा है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जैसे ही H+ को वो लूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। ठीक है, अपन कंपेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इथेनोइक एसिड के कंपैरिजन में अपन इसे मान सकते हैं कि ये तो न्यूट्रल ही है भाई, ये एसिडिक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बना रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एसिडिक होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसके बेसिस पर ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ऐसा कई स्टेटमेंट है कि अल्कोहल आर न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है भाई।
ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। तो ये कहानी हुई आपके पहले पॉइंट की जो अपन ने शुरुआत करी थी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हुई है। एसिडिक स्ट्रेंथ में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप बहुत रफ्तार में सॉल्व कर सकते हैं यार। तो ये सेकंड एप्लीकेशन की बात करी इंडक्टिव इफेक्ट की। एक और एप्लीकेशन आती है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, जिसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।